किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक बार जोड़ते हैं और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य काल परिचय, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हिंदी साहित्य के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो चलो लिख के पढ़ते हैं और हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य काल परिचय। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हम लोग एक एक करके अभी सब पढ़ेंगे, जैसे कि आरंभिक काल क्या होता है ना। इसमें हिंदी जो है हमारी भाषा की यदि हम बात करते हैं तो भाषा का विकास का क्रम अगर हम देखते हैं, भाषा विकास का क्रम, तो आपको पहले भी बताया है कि भाषा विकास के अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो भाषा की जननी है वो कौन सी है, संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत है। और संस्कृत के बाद उसमें बदलाव है, जैसे समय बदलता है तो पहनावा में, रहन सहन में, खान मान में, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। वैसे ही हमारी भाषा में भी बदलाव आया। तो संस्कृत के बाद जो थोड़ा सा बदलाव आया तो उसमें नजर आई पाली, और पाली में जब बदलाव आया तो फिर उसमें नजर आया आपको क्या, प्राकृत। और प्राकृत में जब बदलाव आया तो उसमें क्या नजर आया आपको, बताओ भाई, अपभ्रंश, ठीक है। मतलब चेंजेस होने पर जो नई भाषा निकल कर आई उसको क्या नाम दिया हमने, है ना। अब जैसे धीरे धीरे कपड़ों के स्टाइल बदलते जा रहे हैं तो पुराने ही ना, उसमें तो काट छाट करके नए नए कपड़े, ड्रेसेस, डिजाइन बना रहे हैं। उसी तरीके से हमारे हर एक चीज जो है, रहन सहन, खान पान में धीरे 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 बहुत बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे कि 5 साल में बदलाव आ जाएगा, 10 साल में आ जाएगा, या 20-25 साल में आ जाएगा, नहीं। कम से कम 100 या हजारों साल लग जाते हैं एक कल्चर को दूसरे कल्चर में चेंज होने में, ठीक है। तो इनमें परिवर्तन जब होता है तो कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होता, एक बड़े लेवल पे चेंजेस आता है। और वो कोई 100 या मैं 20-25 या 50 साल की बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम 100, 200, 500, 1000 साल की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही इनमें हजारों साल का डिफरेंस है। तो अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद थोड़े समय के लिए अवहट में भी आपको देखने को मिला, और अवहट के बाद आपके पास हिंदी आई। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो हिंदी भाषा का विकास क्रम की यदि हम बात करते हैं तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, इस तरीके से हमारी जो भाषा क्या निकल कर आई, हिंदी निकल कर आई, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें भी हमें जानना ज़रूरी है कि संस्कृत के दो रूप निकल कर आए, संस्कृत के दो रूप निकल कर आए, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना हमें ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए, जितना ज़्यादा हम लोग समझते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा एक बार और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। एक सेकेंड रुकेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस राउंड क्यों ओपन हो रहे हैं, एक सेकेंड रुकोगे बेटा। एक सेकेंड में आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। इससे आपको क्या होगा कि बेसिक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा,
क्या होता है कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं पर बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ और करा रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। 2 सेकेंड रुकेंगे। कहाँ जाएगी पीडीएफ? यहीं होगी, पर ढूंढने से मिलेगी ना भगवान, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। नहीं मिल रही है, कह रहा है भगवान ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कोई नहीं, 1 सेकेंड रुकोगे बच्चों। ये ना मिल गया ना, भाषा बोली। देखो यहाँ पे अब देखोगे तो भाषा बोली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें टॉपिक तो हमारे बहुत सारे, ये सारे टॉपिक मैं तुम्हारे कवर कराती हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो हैं ये वाले टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर करते जा रहे हैं, है ना। तो विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी, है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, ये सारी चीज़ें तो हमारी हो ही गई हैं, है ना। साथ के साथ जो टॉपिक बचे हैं वो भी आप लोग के कंप्लीट होते जाएंगे। तो अब ये वाला जो पार्ट बचा है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला टॉपिक भी मैंने आप लोग को करवा दिया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें से एक छोटा सा पार्ट आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ, बेसिक चीज़ है ये बता देती हूँ ताकि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके बारे में आपको समझ आए। कई बच्चे हैं जो कभी नहीं पढ़े होंगे ये टॉपिक, पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जब हम बात करते हैं तो इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, मतलब संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य आर्य भाषा मतलब संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया और उसको वैदिक संस्कृत नाम से और लौकिक संस्कृत के नाम से उसको दिया गया। अब वैदिक संस्कृत जो थी, वैदिक संस्कृत कहा गया कि इसको 2 क्यों बोला गया। देखो इसमें क्या होता है कि पहले के लोग थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे कि पूंजीपति हैं या फिर क्या कहना चाहिए, उच्च कुल के हैं, निम्न कुल के हैं, या राज्य कुल के हैं, या विद्वान हैं, या फिर क्या होने चाहिए, ब्राह्मण हैं, या जो भी हैं, इन लोग का एक थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड होता था कि हाँ भाई हम उच्च कुल के हैं या निम्न कुल के हैं। तो उच्च कुल के लोग जो थे वो वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे, और जो आम जनता थी, जो आम जनता थी, जो लोग थे, वो कौन सी भाषा का, लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में आपको वाल्मीकि जी, व्यास जी, कालिदास जी, श्रीहर्ष जी, बाण भट्ट, है ना, भारवी, ये सब जो थे लौकिक संस्कृत थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि लौकिक संस्कृत के रचनाकार कौन है या उस लौकिक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि जी का नाम, व्यास का नाम, कालिदास जी का, श्रीहर्ष का, बाण भट्ट का या भारवी का नाम पूछा जाता है। अब इसमें रामायण आप जानते हो और महाभारत जानते हो, तो वाल्मीकि और वेद व्यास तो आप, वाल्मीकि और व्यास तो आपको ऐसे ही बहुत अच्छे से याद होगा। तो लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना की गई, ठीक है। और वैदिक संस्कृत में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, इनकी रचना की गई है, जिसमें वेद का, ब्राह्म्य का, अरण्य का, उपनिषद का, इनकी रचना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक और लौकिक संस्कृत दोनों ही संस्कृत के रूप हैं, पर थोड़ा सा राज्य कुल के और आम जनता के लिए अलग अलग थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन किया गया। इसलिए छोटे से पार्ट को आपको बताना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो एक चीज़ और है कि पाली और प्राकृत और अभ्रंश से भी जानने को एक चीज़ है, यहाँ से भी कई बार जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जनरली हिंदी में ना पूछा जाए तो। इसे महाजनपद काल कहा जाता है। जो पाली का टाइम था, जहाँ जिस समय पाली की भाषा का प्रयोग किया जाता था, उसे महाजनपद काल कहा जाता था। और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश लिखे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गौतम बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में लिखे गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाली में लिखी गई है। और प्राकृत की जब हम बात करते हैं तो इसे आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, और ये जैन धर्म मतलब महावीर के उपदेश लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि महावीर या जैन धर्म के उपदेश किस में लिखे गए हैं, तो प्राकृत में, और वो गौतम बुद्ध के पाली में लिखे गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर तो हम लोग अपने आधुनिक हिंदी में आ जाते हैं, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रतिवाद, प्रयोगीवादी, नई कविता, ये सारी चीज़ें आ जाती, तो इनको तो हमें इतना ध्यान से देने की ज़रूरत नहीं है।
तो कई चीज़ें हैं, अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन करते हुए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और क्या देखेंगे इसमें अब हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में वापस चर्चा करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको भाई। कहाँ चलेगी फाइल? अब हिंदी साहित्य में हम लोग यहीं वापस आते हैं अपने, और हम अब बात करते हैं अपने वीर गाथा कालवाल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, वापस उसी पे आते हैं, हिंदी साहित्य काल के परिचय में। और अब मैं आपको एक एक चीज़ जो है डिफाइन करूंगी, किसको क्या कहा गया है, किस काल को क्या गया है, क्योंकि हर एक चीज़ को समझते हुए करना है। तो यहाँ तक तो बेसिक चीज़ समझ आ गई। ठीक है, इसी में हम कह सकते हैं कि हिंदी की जननी जो है, आपकी आदि जननी जो है, आपकी संस्कृत है। आदि जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक है, और आधुनिक रूप अगर देखा जाए, संस्कृत का आधुनिक रूप तो क्या हो जाएगा हमारा, आपका हिंदी हो जाएगा, है ना, आधुनिक रूप। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन सुना होगा कि संस्कृत का भ्रंश क्या है ना, पाली का भ्रंश क्या है, या अभ्रंश का भ्रंश क्या है। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या इसको आरोही क्रम में लगाइए। आरोही का मतलब क्या होता है ना, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है आपके घटते हुए क्रम में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चले भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई संदेह, कमेंट करेंगे अगर कोई भी परेशानी आती है तो। चलिए भाई, हिंदी साहित्य का आरंभ करते हैं हम लोग, और बहुत अलग अलग आपको देखने को मिलता है हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य के आरंभ की बात करें, अच्छा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसके आरंभ को कब माना जाता है, हिंदी साहित्य का आरंभ जो है कब से माना जाता है, कौन सी शताब्दी से माना जाता है। तो बताएंगे, कोई बताएगा यहाँ से कब से माना जाता है? हैं? बताएगा कोई? तो ध्यान रखिएगा, कभी बहुत सारे मतभेद हैं देखो इसमें, है ना, कई सारे मतभेद हैं, बट जनरली आपसे पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 8वीं शताब्दी से माना जाता है। तो मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग भी पॉइंट्स में ही लिखेगा, क्योंकि इन चीज़ों पे हम इम्पोर्टेंट पे चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। 8वीं शताब्दी से माना जाता है, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा। कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, ये शायद तक अगर पूरी बात नहीं है तो आप लोगों ने सुना होगा, सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद से माना जाता है इसको। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के विकास की अगर बात करें तो बहुत सारी आलोचना है, बहुत सारे विद्वान हैं, इन्होंने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु ज़्यादातर हम लोग जो हैं इनको क्रमवार पढ़ते हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से इसको 4 या 5 भागों में देखते हैं। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला आपको पता होगा आदिकाल आता है, जिनको इनको पता है वो कमेंट जरूर करें, है ना। पहला किस में पढ़ते हैं हम लोग? अक्सर आदिकाल पढ़ते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलता है भक्ति काल। ठीक है, और तीसरा जब हम बात करते हैं तो सबको पता है, बहुत फेमस है, रीतिकाल। रीतिकाल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चौथा कोई बताएगा? चौथा सबको पता है, आधुनिक काल।
ज्यादातर हम इन 4 को ही पढ़ते हैं, पर कई विद्वान जो है नवोत्तर काल के नाम से भी माने जाते हैं। तो 5वां काल कई विद्वान कहते हैं कि नवोत्तर काल भी है, नवयोत्तर काल। तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि काल को तो हम वैसे तो 4 मुख्य रूप से पढ़ते हैं, पर कई विद्वान इसको 5 प्रकार के भी बताते हैं। तो आदिकाल, आपको जनरली अगर डेट की बात करें तो 1400 ईस्वी की बात कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, ध्यान रखेगा, ईस्वी पूर्व। कई बार आपसे पूछा जाता है तो आपको नॉर्मली एक नॉलेज होना चाहिए कि आदिकाल 1400 ईस्वी से प्रारंभ होता है, ठीक है, घटेगा, ध्यान रखना, घटता है। भक्ति काल जो है आपका 1375 से शुरू होता है और 1700 ईस्वी तक इसको मान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1700 से घटेगा, अब बढ़ेगा 1900, ठीक है। उसके बाद 1900 ईस्वी के पश्चात जो भी आया है ना, वो सब अभी माना जाता है। पर अब 1980 के बाद इसको माना गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चात इसको भी लिख रही हूँ, 1980 के बाद कई विद्वान इसको मानते हैं, तो एक थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। हाँ जी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है आदिकाल कवि कौन है। हाँ जी, हाँ जी, चंद्र बरदाई सुना होगा तुमने। चंद्र बरदाई बहुत पूछा जाता था, दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, और इनके बारे में अक्सर आपको क्वेश्चन आता है। और चंद्र बरदाई जो थे पृथ्वीराज, तुमने सुना होगा, पृथ्वीराज रासों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी सब एक एक करके बताऊंगी बेटा। अब सबसे बड़ी चीज जो है नामकरण, बात करें अब इनकी। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया, साथ के साथ नोट डाउन करोगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती जाती हूँ इसमें, है ना। हिंदी के विकास की यात्रा अगर बात करें तो दिल्ली, कन्नौजी, अजमेर क्षेत्रों में मानी जाती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली, अगर हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में मानी जाती है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है क्योंकि चंद्र बरदाई जो थे उनके कवि थे, दरबारी कवि थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्र बरदाई जी ने, और वहीं से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जीवन गाथा कही गई थी पृथ्वीराज की, है ना। तुमको सबको पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इनका नामकरण सबने अलग अलग रखा है। नामकरण जानना जरूरी है कि आदि काल को किस किस नाम से जाना जाता है। जहां जहां से क्वेश्चन आएगा उन्हीं उन्हीं पे चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। आदिकाल के नामकरण, आदिकाल के नामकरण, तो चलो नामकरण की बात करते हैं कि आदिकाल को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आदिकाल को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो और किस किस ने दिया है नाम, ये भी पूछेगा आपसे। सिर्फ ये नहीं कि किस किस नाम से जानते हैं, बल्कि इस नाम को किस किस विद्वान ने दिया है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलें आगे सुने। अच्छा, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानते हो? जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत की भाषा और बोली का विभाजन किया। उन्होंने आ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक बुक लिखी थी, और उस बुक में उन्होंने भारत की भाषाओं का विभाजन किया था, ठीक है। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन का बहुत नाम है। उन्होंने हमारी जो भाषा बोलियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन का पहले नाम ले रही हूँ मैं यहाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? कोई बताएगा मुझे? बच्चा कमेंट करेगा। चारण काल। जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसको आप ध्यान रखेगा, का क्या नाम दिया? चारण काल। और बहुत बार पूछा जाता है कि चारण काल नाम आदिकाल को किस विद्वान ने दिया, ठीक है। दूसरा नाम जो है मिश्र बंधु ने दिया, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मिश्र बंधु। और इसको आरंभिक काल का नाम दिया। किसका नाम दिया?
आरंभिक काल का नाम दिया? सब बच्चे कमेंट कर सकते हो, जिन्हें जिन्हें नॉलेज है वो बिल्कुल कमेंट करें। आरंभिक काल, ठीक है, क्या नाम दिया उसको? आरंभिक काल का नाम दिया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल, मैं खूब सारे प्रीवियस और क्वेश्चन भी करवाऊंगी आप लोग को, पर इनको साथ के साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना है। वीर गाथा काल और आदिकाल भी कहा है इसको। ठीक है, चलो भाई, एक और नाम आपसे बहुत फेमस है, राहुल सांकृत्यान। ये अक्सर पूछा जाता है आपसे, सांकृत्यान, इन्होंने किस नाम से बताया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे तो सारे घूम फिरा के आते ही हैं। सिद्ध सामंत काल, किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध सामंत काल। नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ। आगे बढ़े भाई, श्याम सुंदर दास ने इसको क्या बोला है? श्याम सुंदर दास किस नाम से जानते हैं इसको? आदि युग के नाम से जानते हैं। क्या नाम दिया था इसको? आदि युग के नाम से दिया था। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस नाम से बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसको आदिकाल के नाम से दिया है। तो आदिकाल का नाम जो देने का श्रेय है ना, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को है। ठीक है, एक और पढ़ेंगे हम लोग, कई बार राम कुमार वर्मा का भी पूछा जाता है, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे, राम कुमार वर्मा, इन्होंने किस नाम से पुकारा है? बताइए भाई। संधि काल, किस नाम से पुकारा है? संधि काल के नाम से पुकारा है। तो बेसिक आपको याद रखना है कि आदिकाल के नामकरण, तो आदिकाल को हम किस और नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम चारण काल, आरंभिक काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, आदि युग, आदिकाल और संधि काल। पर आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां पर समझ आ गया सबको? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सब बच्चे अपने अपने तरीके से आंसर दें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा सीख पाओगे इसको। हाँ जी, बिल्कुल। और कोई डाउट इसमें से डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक युग। जी जी बिल्कुल, चार ही आपको भेद पढ़ने होते हैं बेटा। बेसिकली चार भेद पढ़ने होते हैं आपको। वीर गाथा काल मैंने अभी बताया भी है आपको, आपको चार ही पढ़ने होते हैं बेटा, है ना। आदिकाल को ही हम वीर गाथा काल कहते हैं। वीर गाथा काल इसी को कहते हैं बेटा, वीर गाथा काल, आदिकाल को। जी जी जी, भक्ति काल आप जानते हो, रीति काल आप जानते हो और आधुनिक काल, बस ये चार ही होते हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कोई नहीं पढ़ना होता। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हाँ, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, राम कुमार, इनके बारे में हमें बात करनी होती है, इससे ज़्यादा हमें और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हिंदी काल के विभाजन में बहुत सारे अलग अलग विद्वान हैं और अलग अलग बात कहते हैं, तो हम लोग सबकी बात को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वीर गाथा काल को आदिकाल माना जाता है, बिल्कुल। और कई विद्वान कहते हैं कि ये 1950 से
सॉरी 1050 से लेके 1354, अपने अपनी भाषा और अपने अपने मत के हिसाब से। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पूर्व मध्यकाल या जो भी है, आपको दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल आगे बढ़े, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट को करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है हड़बड़ी में कुछ नहीं है, अपन आराम से समझते हुए करेंगे। जो जो जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उन्हीं उन्हीं को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ आदिकाल के नामकरण हमारे पास कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आदिकाल के बारे में स्क्रीन पे भी आपको साथ के साथ दिखाती चलती हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है आदिकाल वीरगाथा काल, आदिकाल के नाम से भी जानते हैं इसको और वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। इस काल को ग्रियर्सन ने चारण काल, तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, है ना, बीज वपन काल, और शुक्ला जी ने इसको आदिकाल, वीरगाथा काल, राहुल संकृत्यान ने इसको सिम सामंत, है ना, काल कहा है। अभी सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं। राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल या चारण काल भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल के नाम से बताया है। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब इसमें एक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछा जाता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आदिकाल में दो शैलियां मिलती हैं, एक डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली कर्कशपूर्ण होती है, उसकी जो शब्दावली होती है ना वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, जैसे हरियाणवी कर्कशपूर्ण होती है थोड़ा सा, है ना, पर अच्छी लगती है ना। तो इसमें कर्कशपूर्ण शब्दावलियों का इस्तेमाल करता था। और पिंगल जो थी ना, पिंगल शैली के अंतर्गत बहुत कर्णप्रिय, जो मतलब बड़ी प्यारी लगती थी, मीठी शब्दावलियों का प्रयोग होता था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन हो गई? पिंगल शैली। तो हमारे एग्जाम में थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है, इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब है सिद्धों द्वारा, एक सेकेंड रुकेंगे भाई। देखो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि साहित्य के 3 प्रमुख रूप कई लोग बताते हैं, तो हमें ये भी पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है। प्रमुख रूप, एक सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। यहाँ से हमारे एग्जाम में थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं। आप वीर गाथा रासो काव्य, श्रृंगार रासो काव्य और धार्मिक उपदेश रासो काव्य, ये क्या चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हुआ, देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि हम बात किस पे कर रहे हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। तो रासो साहित्य मतलब सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को हम सिद्ध साहित्य के नाम से कहते हैं। ये साहित्य बौद्ध धर्म के, है ना, व्रजज्ञान शाखा के प्रचार करने हेतु किया गया था। और सिद्ध कवि की रचनाएं जो थी 2 रूप में मिलती हैं। एक आपको किस रूप में मिलती हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, है ना, दोहा कोश में, या चर्या पद भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। बट जब रासों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के रासो, वीर गाथा जिसमें वीरता को प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया, श्रृंगार में प्यार मोहब्बत से रिलेटेड लिखा गया, और धार्मिक उपदेशों से रिलेटेड आपको पता है, जैसे मीराबाई की बात कर सकते हैं। तो वीर गाथा के अंतर्गत कैसी चीज़ों की, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो लिखी गई। श्रृंगार परक रासों के अंतर्गत श्रृंगार में आपको पता ही है प्यार मोहब्बत, बिसल देव रासो, संदेश रासो और मुंज रासो लिखी गई। और धार्मिक अगर उपदेशों की बात करें तो इसमें आपको पता है ना, उपदेश में एक तो रसायन रासो, चंदबाला रासो, है ना, या स्थूल भरतवेश्वर, या बाहुबली, या रेवंतगिरी, ये सब आपके धार्मिक उपदेशों में लिखी गई है। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर आता है, तो इसको करने की ज़रूरत आपको इतना नहीं है। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन कि आदिकालीन रचना एवं रचनाकार। हमने आदिकालीन पढ़ा है तो उसके रचनाकार भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भी आदिकालीन के रचनाकार कौन है। तो अभी हमने बहुत सारी बात की, तो मैंने अभी चंद्र बरदाई बताया था तुम्हें, पृथ्वी, है ना, पृथ्वीराज के क्या थे भैया, कवि थे, दरबार कवि थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, उनकी जीवनी लिखी थी, उनके बारे में पूरा लिखा था। तो गोरखनाथ जी की बात करते हैं, और गोरखनाथ जी आदिकाल के बहुत प्रमुख मानते हैं, चंद्र बरदाई जी को भी प्रमुख माना जाता है।
तो नाथ शब्दी, पद, बाण संकली, शिष्यादासन पद के प्रवर्तक हैं ये। तो इन्होंने ये सारे लिखे। तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि बताइए नाथ शब्दी किसने लिखी है या कौन से काल की है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कौन से काल में लिखी गई है? आदिकाल में लिखी गई है। ठीक है। श्री गिरधर की बात करें तो हमीर रासो लिखा है उन्होंने। दलपति विजय की लिखे तो खुमार रासो लिखा है उन्होंने। जगनीक की बात करें तो पलमाल रासो लिखा है उन्होंने। नाला सी बाट की बात करें तो विजयपाल रासो लिखा है उन्होंने। नरपति नाला की बात करें तो बिसल देव रासो लिखा है उन्होंने। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और विद्यापति बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। तो उन्होंने पदावली लिखा है मैथिली में। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है पदावली मैथिली में। और लिखनावली भी कई बार आया हुआ है, ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ रहे हो। तो आपको आदिकाल में से क्या पढ़ना है? आदिकाल का नामकरण क्या क्या किया गया है और किसने किया है, और उस काल के प्रसिद्ध रचनाकार कौन है और रचना क्या है। बस आपको 4 चीज पढ़नी है। आदिकाल का नामकरण किसने किया है, कौन सा नाम किसने दिया है, उसकी रचनाएं क्या हैं और रचनाकार क्या है। 4 चीजें, और स्पष्टीकरण में बहुत शॉर्ट रूप में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चले भाई आगे। अब बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। अब भक्ति काल की बात अभी तो नहीं करेंगे हम लोग, भक्ति काल की तो बात बाद में करेंगे। तो भक्ति काल पहले पढ़ेंगे तब तो भक्ति काल की बात करेंगे। चले भी आगे। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम किसकी बात करेंगे? भक्ति काल की बात करेंगे। आदिकाल तो बहुत अच्छे से सबने क्लियर कर लिया है। तो भक्ति काल पे आएंगे, थोड़ा सा एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। भक्ति काल का नाम किस किसने रखा है, क्या रखा है ना। उसके बाद हम लोग भक्ति काल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भक्ति काल का नाम किसने और क्या रखा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एग्जाम के लेवल पे पढ़ो। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, एक लिमिट में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई भक्ति काल के अंतर्गत दूसरा युग कौन सा है, दूसरा काल कौन सा है हमारा? भक्ति काल। तो सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? भक्ति काल पढ़ेंगे। ठीक है, अब भक्ति काल जो है ऑलमोस्ट बात की जाए तो 1375 से लेके 1700 तक मानी जाती है। देखो इसमें अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बताते हैं, तो हमें ऐसे डेट नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है भक्ति भावना थी, इसीलिए भक्ति मतलब ना श्रृंगार था ना प्रेम था, क्या था, भक्ति में डूबे हुए लोग थे। तो यहाँ पे भक्ति रस की उत्पत्ति बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में भक्ति भावना बोल सकते हैं। तो भक्ति भावना की उत्पत्ति थी या भक्ति भावना पर जोर दिया गया था, दिया गया था। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि इसका भक्ति काल का नामकरण किस किसने दिया है। अब मैंने बताया था एक 1375 से हम लोग इसको कितना मान सकते हैं, 1700 तक मान सकते हैं। ठीक है, अब कई जगह पे मतभेद भी हैं। इसमें 2 काव्य धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण, उन पे भी अभी चर्चा करेंगे, है ना। बट पहले बात कर लें इनका नामकरण किस किसने क्या क्या रखा था। कोई बताएगा भी? प्रमुख कवि कौन कौन थे? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल। तो भक्ति काल को किस किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, भक्ति काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? क्या भक्ति काल को किसी और नाम से नहीं बोला गया? हाँ, बताइए भी एक बार। इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बच्चे पार्टिसिपेट जरूर करा करो। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ, इसलिए पूछती हूँ कि आप लोग कम से कम आंसर दें। पूर्व मध्य काल के नाम से इसको जाना जाता है। ये अब कोई पर्टिकुलर
किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि मैं पर्टिकुलर बंदे ने कहा है कि पूर्व मध्यकाल है ना। तो पूर्व मध्यकाल के नाम से इसको कहा जाता है ना। ये एक और चीज़ है, ये हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है। तो ये पॉइंट कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बार एग्जाम में बोला जाता है इस पॉइंट को। ये हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है ना। चलो जैसे पूर्व मध्यकाल के नाम से इसको जाना जाता है, प्लस दूसरा अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या नाम दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको स्वर्ण काल के नाम से पुकारा था, क्योंकि ये हमारे बोलते हैं युग, हिंदी साहित्य के युग में सबसे अच्छा काल माना जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको स्वर्ण काल कहा था। और श्याम सुंदर दास ने भी इनका समर्थन दिया था। तो मैं तीसरे नंबर पर श्याम सुंदर दास जी का नाम लिखती हूँ। श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी इसको स्वर्ण काल ही कहा। स्वर्ण काल एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, स्वर्ण युग लिख देती हूँ, कहीं पर मिस्टेक हो जाए तुम लोग को। इसको स्वर्ण युग कहा, उन्होंने स्वर्ण काल कहा और इन्होंने स्वर्ण युग कहा। बस इतना सा काल और युग का अंतर है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल के नाम से पुकारा। भक्ति काल के नाम से पुकारा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भक्ति काल नाम दिया किसने है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वो भी आप जानते हो बहुत फेमस रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जब बात करते हैं तो इसको उन्होंने कहा था लोक जागरण काल। तो यहाँ से आपको ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। क्या कहा है इसको? लोक जागरण काल। आगे भी इतना क्लियर है? चीज़ें छोटी हैं बट आपको समझ में आनी चाहिए कि बात किसकी हो रही है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसको लोक जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में इतना? चलो भी बहुत बढ़िया। तो हिंदी साहित्य के आरंभ में भक्ति काल सेकेंड नंबर पे आता है, और भक्ति काल में हमने देखा कि भाई किस किस नाम से इसको पुकारा जाता है। अब भक्ति काल के बारे में कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम इसमें से क्या पढ़ना है, तो इसमें से भी आपको सेम वही पढ़ना है कि इसका नाम किसने दिया है और क्या दिया है, ठीक है, और रचना और रचनाकार। बट एक आपको एडिशनल चीज़ मैं बता देती हूँ इसमें जो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे 2 युगों की बात की थी, ठीक है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। अभी इनके बारे में एक बार मैं बता देती हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूँगी, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और भक्ति काव्य की 2 काव्य धाराएं हैं, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। नाम से इसको थोड़ा समझाती हूँ कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा, अच्छा 2 विचारधाराएं थी। कुछ लोग थे राम के भक्त, कुछ लोग थे कृष्ण के भक्त, कुछ लोग थे संत टाइप के, और कुछ लोग थे सूफी टाइप के। तो हमारे यहाँ ना 2 टाइप के माइंड के लोग आ गए। तो एक को हमने कहा निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, और एक को हमने कहा सगुण काव्य धारा। निर्गुण के अंदर उन लोगों को इंक्लूड किया गया जो कि प्यार मोहब्बत और श्रृंगार रस में डूबे हुए थे, प्रेम आश्रय संत, तो मतलब सूफी मिजाज के थे जो, और एक संत मिजाज के, ठीक है, एक सूफी और एक संत, वो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हमारे जो हिंदुओं में कृष्ण के भक्त हैं और राम के भक्त, 2 ही विचारधाराएं थी। तो जो कृष्ण के भक्त थे उनको कृष्ण भक्ति काव्य लिखने का श्रेय दे दिया गया, और जो राम भक्त थे वो राम भक्ति काव्य लिखते थे। अब देखो निर्गुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं थी।
एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान से संबंधित संत लोग जो, विद्वान लोग जो, कैसे कबीर जी जो थे, हमेशा कबीर की वाणी आप सुनोगे तो कबीर जी कैसे ही लिखते थे, जिसमें वो सामने वाले को मैसेज देते थे, सच्ची बातें बताते थे, यथार्थ बताते थे, और जीवन में होने वाली घटनाओं को कैसे आप व्यवहारिक रूप से सामना कर सकते हो उसके बारे में बताते थे। तो ज्ञानश्री शाखा में ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया, ऐसी विचारधाराओं को इंक्लूड किया गया जो मानव को वास्तविकता का ज्ञान देती है, जो संत लोग होते हैं, जो जो दुनिया, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, सांसारिक सुख को त्याग कर सच्चाई की ओर जाते हैं, वो आपके ज्ञानश्री शाखा में डाल दिए गए। प्रेम श्री शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य धारा की रचना की गई। ये तो संत काव्य हो गए और ये सूफी काव्य हो गए। अब सूफी काव्य में कैसे थे, इसका प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, जायसी कर रहे थे, और इसका प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, आपके कबीर जी कर रहे थे। तो ज्ञान श्री शाखा के कबीर जी थे और प्रेम श्री शाखा में जायसी जी का नाम लिया जाता है, जो प्यार, मोहब्बत और, है ना, पर ये सूफी हैं, सूफी मिजाज के जो होते हैं, गजल वजल लिखते हैं, समझ गए। अब सगुण काव्य धारा में केवल भक्ति भाव वाले लोग आए, तो कृष्ण भक्ति वाले, राम भक्ति वाले, इसमें भी दो मतभेद थे। मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो राम के भक्त हैं। तो कृष्ण के भक्त में सबसे बड़ा नाम जो आता है उसकी प्रतिनिधि करते हैं सूरदास जी, और जो राम भक्त थे, राम भक्त में प्रतिनिधि करते हैं, आपको पता ही है, तुलसीदास जी। तो राम भक्त में तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है और कृष्ण भक्त में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे कि संत काव्य का समान अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य, लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य। संत कवियों में सबसे ज्यादा फेमस आपके एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि है, तो सबसे बड़ा तो कबीर है, इसके प्रतिनिधि कबीर करते हैं। बाकी नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जब, मलुकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास और सहजोबाई। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब प्रेमाख्यान कवि के बारे में हम बात करें तो प्रेमाख्यान कवि में आपका निर्गुण उपासक, प्रेम मार्गी, सूफी कवि आते हैं। इनमें प्रेम कथा जैसी रचनाएं रची जाती हैं। तो प्रेम मार्गी सूफी कवियों में जायसी, नंददास, नूर मोहम्मद जायसी प्रतिनिधित्व करते हैं इसका, उस्मान, ईश्वरदास, इनका नाम लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा भी प्रेमाख्यान कवि कौन से हैं, है ना, निर्गुण धारा के कवि कौन से हैं, सगुण विचारधारा के कवि हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना की, उसको अपना लक्ष्य बनाया, वो कृष्ण आश्रयी शाखा के कवि कहलाए। और कृष्ण भक्त कवि बल्लभ, हरिदासी, चैतन्य, राधा बल्लभ, है ना, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन थे, सूरदास जी थे, है ना, कृष्ण के भक्त सूरदास माने जाते थे। और जिन कवियों ने विष्णु के अवतार को माना उनको राम उपासक कहा गया, उनका लक्ष्य था राम आश्रयी शाखा की तरफ जाना, ठीक है, और वो क्या कहलाने लगे, राम आश्रयी शाखा। इसमें जो कवि थे फेमस, रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास, ये सब इसके अंतर्गत काउंट होने लगे, ठीक है। तो भाई आप लोग को एक एक चीज ध्यान में रखना है। आया समझ में यहाँ तक? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ते हैं भक्तिकालीन रचना और रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है भैया, इसके रचनाकार कौन है, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास। वैसे तो भरे पड़े हैं ना। तो भक्ति काल में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस आपको मैंने अभी नाम बताए थे, इन लोगों का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है ना। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको नाम को आपको ध्यान रखना है। कृष्ण आश्रय में भी मैंने बताया कौन कौन है, और कबीरदास, ये जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ये तो बहुत फेमस है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो संत काव्य में हमारे पास कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास। कबीरदास का एग्जाम में बीजक कई बार आया हुआ है, रैदास ने बानी लिखी है, सुंदरदास ने सुंदर विलाप लिखा है, और मलुकदास ने रत्न खान या ज्ञान बोध लिखा है। सूफी कवि की बात करें तो असाइद, मुल्ला असाइद ने हंसावली लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। मुल्ला दाद ने चंद्रयान या लोर कहा है। कुतुम्बन ने मृगावती लिखा हुआ है। उस्मान ने चित्रावली लिखी हुई है। जायसी ने पद्मावत बहुत बार पूछा हुआ है, अखरावट, है ना,
और आखिरी कलाम और कन्हावत कहा है। दामोदर कवि ने आपको लखम सेन पद्मावती कथा कहा है। नंददास ने रूप मंजरी आया हुआ क्वेश्चन है। ईश्वर दास ने सत्यवती कथा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नूर मोहम्मद ने इवांती अनुराग बांसुरी लिखा हुआ है, ये भी आया हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूर्व मध्यकाल की अगर बात करें तो हमारे कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास जी हैं, बहुत फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये सब बहुत फेमस है। कुंभन दास में देखोगे तो फुटकल पद, परमानंद दास जो है उन्होंने परमानंद सागर लिखा है। मीराबाई तो आपको पता ही है, कृष्ण भक्त थी ही। नरसिंह जी का मायरा बहुत बार आया हुआ है। गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ, सोरठा बोलना चाहिए, है ना। रस खान ने प्रेम वाटिका, सुजान, रस खान और दान लीला लिखा हुआ है। और नरोनम दास ने, ये भी आया हुआ है, सुदामा चरित्र लिखा हुआ है। तो भैया एक बार पढ़ने से और बोलने से तो याद नहीं होगा, ठीक है, इसको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य में रामानंद जी का नाम आता है, राम आरती लिखी है जिन्होंने। तुलसीदास प्रसिद्ध थे। रामचरितमानस, गीतावली, पार्वती मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका 50 बार आ चुकी हैं। देहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी, मंगल, बरवे रामायण, राम लल्ला नंचू, रामाज्ञा, प्रश्नावली आ चुकी है। रामचरितमानस, गीतावली, ये सब आ चुके हैं। वैराग्य, संदीपनी, ठीक है। नावादास ने भक्तमाल लिखा है। केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी है। तो देखो भाई, इजी नहीं है। कई बार आपके एग्जाम में अष्टछाप के कवि पूछे जाते हैं और उसमें वल्लभचार्य के शिष्य सूरदास थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास थे और कृष्णदास थे। तो कई बार आपसे एग्जाम में शिष्य पूछे गए हैं। विमलनाथ के शिष्य जो थे, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास के नाम से आते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन्हीं को पढ़ा रही हूँ, फालतू नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। टारगेटिव पढ़ना है हमें। चले भाई, अब रीति काल की तरफ चलते हैं। रीति काल, हाँ जी बिल्कुल, 1700 से 1900 की तरफ चलेंगे, है ना। कई लोग इसको 1643 ईस्वी से माना जाता है ना। 1643 से लेकर 1843 तक मानते हैं। कई अलग अलग हैं, वो अलग अलग परिपाटी रखी हुई। चलो भाई, बताएं भी कब से कब था। बिहारी जी यहीं आए थे क्या? केशव जी, बिहारी जी, भूषण जी। चलो यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। नामकरण की दृष्टि से उत्तर समयकालीन विवादास्पद है, मतलब इनका नाम जो है ना शुरू से विवादास्पद है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। और रीति काल के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि इसका कारण जनता की रुचि नहीं है, आश्रयदाताओं की रुचि थी, जिसके लिए वीरता और कर्मठता का जीवन बहुत कम रह गया था। और रीतिकालीन कविता में लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, है ना, श्रृंगारिकता आदि की जो प्रवृत्तियां थी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लगे। तो कुल मिला के यहाँ पे श्रृंगार काल कहा गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रेम मोहब्बत पे लिखा जाने लगा। रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। चलो देखते हैं, अब रीतिकालीन के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। तो रीतिबद्ध कवि जो थे, रीतिबद्ध कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया, जैसे केशव दास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव पाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, यह आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। रीति सिद्धि कवि में अगर देखोगे यहाँ, तो यहाँ पे रीति सिद्धि कवियों की रचनाओं की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाठी काम कर रही है। उनकी रचनाओं को पढ़ने से साफ पता चलता है कि उन्होंने काव्य शास्त्र को पचा रखा है। जैसे बिहारी, रसनिधि, ये सब इस वर्ग में आते हैं। और रीति मुक्त कवि, जिनको कोई लेना देना नहीं है,
रीति परंपरा से मुक्त कवि ना तो वो प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष, जैसे घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव आदि को माना जाता है। पर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है। यहाँ के प्रमुख रचनाकार की बात करें तो भिखारीदास, इसको भिखारीदास नाम था उनका, उन्होंने काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय के नाम से लिखा हुआ है। बिहारी बिहारी सत्सई लिखित है, 700 दोहे का इसमें क्या है, समारोह हो रखा है ना। पद्माकर भट्ट हिम्मत बहादुर विरुद्धवाली प्रबंध लिखा है उन्होंने। घनानंद ने सुजान हित प्रबंध और वियोग बेली लिखा है। और बीती पवास इश्कलता पदावली सब प्यार मोहब्बत वाली है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिव प्रवानी, छात्रसाल दशक, ये सब भूषण ने लिखा है। आया समझ में यहाँ तक? अब देखो इसमें से कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि तुम्हें रट रट के पागल होना है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि तुम्हें रीतिकाल में से पता होना चाहिए। रीतिकाल में जैसे बिहारी जी का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, और भूषण जी का, मतीराम जी का लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर श्रृंगार और अलंकार का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको रीतिकाल कहा जाता है। इसमें प्यार मोहब्बत, घनानंद जी जो थे, बोधा जी, ठाकुर जी, है ना, ये सब ज़्यादा थे। तो बिहारी सत्सई थोड़ा अलग ही लेवल के थे, है ना। अब आते हैं, लास्ट पॉइंट है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में अलग अलग विद्वान आए। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, बहुत सारे युग आए। तो इनमें हम लोगों को पढ़ना इतना ईजी नहीं है। तो भारतेंदु युग में कौन कौन से थे, क्या क्या चीज़ें थी, फिर उसके बाद आपको भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में क्या था, इसको क्या नामकरण दिया गया, और फिर छायावादी युग क्या था, छायाविद का नामकरण क्या दिया गया। तो भैया ये इजी टास्क नहीं है, तो इसको हम लोग करेंगे कब, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इतना भी तुम लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट एग्ज़ाम में आती हैं, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी इसी तरीके से बने रहें और डेली क्लास लें और पढ़ें। रोज़ आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बट क्लास रेगुलर लें। ठीक है, तो चले भाई, और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आप लोग का रिप्लाई दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।